हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक से और डिटेल में इकोनॉमिक्स को समझा था और इकोनॉमिक्स में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो चीज़ देखी। सबसे पहली है कि ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड वांट्स है और इनको पूरा करने के लिए हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। क्लियर है? हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास वांट्स अनलिमिटेड हैं और उसे पूरा करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हमें अलग अलग ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्लियर? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है कि हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, हमें चॉइस करनी पड़ती है अलग अलग ऑप्शंस में से कि क्या बेटर ऑप्शन है हमारे लिए विद लिमिटेड रिसोर्सेज। और अगर हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमारे पास तीन प्रॉब्लम निकल के आती हैं, जिसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है वो तीन प्रॉब्लम? सबसे पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रोड्यूस करना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम है हमारी पास हाउ टू प्रोड्यूस, अब जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है उसको बनाना कैसे है। और तीसरी प्रॉब्लम है हमारे पास फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो प्रोडक्ट किसके लिए बनाना है, रिच के लिए बनाना है, पुअर के लिए बनाना है। क्लियर? ये प्रॉब्लम्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब हमें क्या करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस को थोड़ा डिटेल में समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें होता क्या है, कैसे हम किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले व्हाट प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोड्यूस। सबसे पहली बात, हमें कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हाउ मच टू प्रोड्यूस। सेलेक्ट करने के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट को हमें प्रोड्यूस करना है। क्लियर? तो दो बातें क्या हो गई हमारे पास कि सबसे पहले तो हम ये सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करना है, और ये भी देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्रीकल्चरल लैंड है, ये 100 एकड़ का है। ठीक है, इसमें से 50 एकड़ में मैंगोज़ का प्रोडक्शन होता है और 50 एकड़ में बनाना का प्रोडक्शन होता है। क्लियर? और इस मैंगो को बनाने के लिए मैंने 5 लेबर लगाई हुई है यहाँ पे जो मैंगो बना रही है, और 5 लेबर मैंने यहाँ पे लगाई हुई है जो कि क्या बना रही है, बनाना बना रही है। इसको, इन 5 लेबर को मैंगोज़ बहुत अच्छे से बनाने आते हैं, प्रोड्यूस करने आते हैं। इन 5 लेबर को बनाना बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करना आता है। नाउ सपोज ये मैंगो कितने हैं, ये 50 ट्रीज़ मैंगो के हैं, 50 ट्रीज़ बनाना के हैं। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसी एग्रीकल्चरल लैंड में इन्हीं 5 लेबर के साथ मैं बनाना का प्रोडक्शन क्या है, इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जब भी हमें एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है विद इन लिमिटेड रिसोर्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। यही ऑप्शन है। मान लेते हैं यहाँ पे 50-50 का
ट्रीज लगते हैं और मुझे अगर बनाना ट्री बढ़ाने हैं तो क्या करूँगा मैं, थोड़ी सी मैंगो की ज़मीन में और ले लूँगा। तो अब बनाना का प्रोडक्शन कहाँ तक आ गया, इस वाली बाउंड्री तक। क्लियर। तो क्या किया मैंने, बनाना को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए मैंने मैंगो वाले रिसोर्सेज ले लिए। अब मान लेते हैं ये 60 ये हो गया और 40 ये हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि क्या हो रहा है कि जब भी हमें एक प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है विद लिमिटेड रिसोर्स, तो हमें दूसरे प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा, तभी जाके हम दूसरे को ज़्यादा कर पाएंगे। यानी कि पहले हम 50-50 का प्रोडक्शन कर रहे थे, ये मैंगो है ये बनाना है। ठीक है। अब क्या किया, अगर मुझे बनाना का प्रोडक्शन बढ़ाना है, मान लीजिए 60 करना है, तो मुझे मैंगो का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। रैंडमली ऐसे एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं आपको। और मान लीजिए हमें अगर और प्रोडक्शन बढ़ाना है बनाना का, तो क्या करेंगे, इसको 70 कर देंगे, इसको 30 करना पड़ेगा। ठीक है। ये रैंडम क्या है, कॉम्बिनेशन ले लिया मैंने। ठीक है। कि अगर मुझे बनाना का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो मैंगो का प्रोडक्शन डिक्रीज़ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है। एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो 100 एकड़ ही है, इसे मैं बढ़ा नहीं सकता। ठीक है। इसलिए मैं इसी में एडजस्ट करूँगा, एक को कम करके और एक को बढ़ा दूंगा। क्लियर। अब ये मैंने जो रैंडम कॉम्बिनेशन लिए हैं, अब मैं थोड़े सोच समझ के ऐसे ही कॉम्बिनेशन लेता हूँ, जिसको मैं नाम देता हूँ पॉसिबिलिटीज़। ठीक है। यहाँ पे मैंगो का प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे बनाना का प्रोडक्शन होगा। ठीक है। मान लेते हैं एक कॉम्बिनेशन लिया मैंने ए, उसमें मैं कह रहा हूँ अगर मैंगोज़ के ट्री 21 लगते हैं तो बनाना के 0 लग पाते हैं। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे एरिया में अगर हम सिर्फ मैंगो लगाना चाहें तो टोटल 21 लगेंगे, बनाना का एक भी पेड़ नहीं लगेगा। क्लियर। दूसरा कॉम्बिनेशन मैं बनाता हूँ, अगर मैंगो 20 हो जाए तो एक बनाना का पेड़ लग जाएगा। ठीक है। अब इस लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या कर रहा हूँ मैं कि बनाना का प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ तो मैंगो का प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है। एक और कॉम्बिनेशन लिया मैंने, अगर बनाना का प्रोडक्शन एक और ट्री का बढ़ा दिया जाए तो मैंगो का मुझे 18 करना पड़ेगा। ये एक और कॉम्बिनेशन लिया मैंने। एक और कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, अगर बनाना के ट्री मुझे 3 करने पड़े, यानी एक और बढ़ाना पड़ा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंगो के ट्री को कम करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मुझे एक और बनाना बढ़ाना पड़ा तो मुझे मैंगो के ट्री को और कम करना पड़ेगा। अगर मुझे बनाना का प्रोडक्शन मुझे और बढ़ाना है तो क्या करूँगा मैं, एक इसका बढ़ाया और 6 ये हो जाएंगे। उसके बाद अगर मुझे एक और पेड़ लगाना है बनाना का, यानी ये 6 हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएंगे। यानी इस कॉम्बिनेशन से आप ये समझिए कि अगर मुझे पूरे इस एरिया में बनाना लगाना है तो सिर्फ 6 पेड़ लग जाएंगे। ठीक है। और एक भी मैंगो का नहीं लगेगा अगर मैं सारा बनाना लगाना चाह रहा हूँ। और अगर मैं सारे मैंगो लगाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे 21 पेड़ मैंगो के लग सकते हैं इस पूरे एरिया में, और एक भी बनाना का नहीं लगेगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया। ये क्या है, ये ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मैं इन पॉसिबिलिटीज़ को एक ग्राफ पे बनाता हूँ। एक साइड क्या लिया मैंने, एक साइड लिया मैंगो और एक साइड रख लिया मैंने बनाना। ठीक है। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7। थ्री, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है। मैंने क्या किया, एक ग्राफ बना लिया है। अब इस ग्राफ पे मैं एक्स एक्सिस पे बनाना को प्लॉट कर रहा हूँ
और वाई एक्सिस पे मैं मैंगो को प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब कॉम्बिनेशन को देखेंगे कि जब मेरे पास ज़ीरो बनाना है तो 21 मैंगो ट्री होंगे। तो ये है 0 और 21 मैंगो ट्री, तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, क्या है ये, ए पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 20 और 1, यानी कि एक अगर बनाना ट्री इंक्रीज़ कर देंगे तो मैंगो ट्री कितने हो जाएंगे, 20। तो ये अराउंड यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया पॉइंट बी। उसके बाद अगर बनाना ट्री 2 है तो मैंगो ट्री 18 है, बनाना 2 मैंगो 18, तो ये यहाँ पे आ जाएगा सी पॉइंट। उसके बाद 315 411 5 6 5 ये है, 6 ये है, और 6 ये है और 0 मैंगो ट्री है। क्लियर, ये समझ में आ गया। ये मैंने क्या किया, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी प्रोडक्शन की, जो मैं 2 गुड्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ, वो सारी क्या की मैंने एक ग्राफ पे प्लॉट कर ली। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या किया मैंने, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी उसको सारे को कनेक्ट कर दिया और मेरे पास क्या बन के आ गया, एक कर्व। अब इस कर्व पे कौन से पॉइंट है, इस कर्व पे वो सारे पॉइंट्स हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ है जो कि हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, विद लिमिटेड रिसोर्स। हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड। उस लिमिटेड रिसोर्सेज में का ध्यान रखते हुए हमने ये पॉसिबिलिटीज़ बनाई और इसको हमने एक ग्राफ पे रखा और एक कर्व बन के आया, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। फ्रंटियर का मतलब होता है बाउंड्री, यानी इसने क्या बना दिया हमारे लिए, एक बाउंड्री बना दी है कि इसके ऊपर हमें क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, इसके बाहर हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। इस लिमिटेड रिसोर्सेज में सिर्फ हम इसके ऊपर प्रोडक्शन कर सकते हैं या इसके अंदर प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसके बाहर प्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्लियर, तो अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अभी हमने समझा। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन which shows possible combination of two goods that can be produced with given resources and technology। तो पीपीसी क्या है, पीपीसी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमें क्या दिखा रहा है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। यहाँ पे क्या है, 2 गुड्स लिए हुए हैं हमने, बनाना और मैंगो। ये क्या दिखा रहा है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। हमने यहाँ पे क्या लिया था, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यहाँ पे गिवन था, मतलब ये लिमिटेड रिसोर्सेज में हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये वो कर्व
दिखाता है। क्लियर है? अब अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें कि जैसे ही मैंने एक बनाना ट्री को इंक्रीज़ किया तो मैंगो ट्री को मुझे क्या करना पड़ा, डिक्रीज़ करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मैंगो ट्री लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक मैंगो ट्री को डिक्रीज़ करना पड़ा एक बनाना ट्री को बढ़ाने के लिए। इसके ऊपर कोई चेंज नहीं था तो यहाँ मैंने खाली छोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही मैंने एक और बनाना ट्री को इंक्रीज़ किया तो अब की बार मुझे 2 मैंगो ट्री को छोड़ना पड़ा या कम करना पड़ा। अगली बार मैंने एक और बनाना ट्री को इंक्रीज़ किया तो अगली बार मुझे 3 को छोड़ना पड़ा। अब फिर से मैंने एक को इंक्रीज़ किया तो अब की बार मुझे 4 को छोड़ना पड़ा। फिर से एक और इंक्रीज़ किया तो मुझे 5 को छोड़ना पड़ा। फिर से एक और बार इंक्रीज़ किया तो मुझे 6 को छोड़ना पड़ा। यानी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं एक और एडिशनल यूनिट बनाना की इंक्रीज़ कर रहा हूँ, एक और एडिशनल यूनिट बनाना की इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ, वैसे वैसे मुझे कुछ मैंगो ट्रीज़ को छोड़ना पड़ रहा है। और वो कुछ की क्वांटिटी क्या है, वो ये है। ठीक है, जो हमने क्वांटिटी छोड़ी वो क्या है, जो हमने क्वांटिटी को सेक्रीफाइस किया वो ये क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लिख ली, जिसको हम कहते हैं MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि जैसे जैसे हम एक और एडिशनल यूनिट बनाना की इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कुछ यूनिट हम मैंगो की सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने से पहले हम एक कंसेप्ट समझते हैं जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, आपने एक बहुत फेमस कोट सुना होगा कि देयर इज नथिंग लाइक फ्री लंच इन द वर्ल्ड। ये एक बहुत ही फेमस कोट है जिसका क्या मतलब है कि वर्ल्ड में जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हो तो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है, यानी हमें कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी आपको यहाँ वीडियो में पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता था इसकी जगह मैं क्या करता, कॉलेज में जाके पढ़ा रहा होता, तो कॉलेज में मुझे क्या मिलते, पैसे मिलते। तो यानी कि मैं यहाँ जब वीडियोस पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कुछ छोड़ना पड़ रहा है उस टाइम पे। सिमिलर टाइम पे, जिस टाइम पे मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, हो सकता था कि मैं जाके कॉलेज में पढ़ा सकता था, हो सकता था कि मैं जाके मूवी देख सकता था, हो सकता था मैं जाके खुद पढ़ सकता था, हो सकता था कि मैं जाके कुछ खेल सकता था। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि मैंने छोड़े इस वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है मेरी, यही है मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जो हमें खोना पड़ता है ना, वही है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन जब हम कुछ काम कर रहे हैं तो मैंने बोला हमने अलग अलग ऑप्शंस को छोड़ा, तो उन ऑप्शंस में भी हमें क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है कि बेस्ट वाला कौन सा है। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसकी जगह मैं क्या कर सकता था, कॉलेज में जाके पढ़ा सकता था। एक ऑप्शन मेरे पास ये था। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, मैं मूवी देख सकता हूँ। तीसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, मैं रीडिंग कर सकता हूँ। तो अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, इस काम को छोड़कर मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ। तो ये सारे काम क्या है, मैंने छोड़ दिए। कब, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें से भी जब मैं प्रायोरिटाइज़ कर लूँगा कि कॉलेज जाके पढ़ाता तो मुझे पैसे मिलते, पहला नंबर ये मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। अगर मैं पढ़ा नहीं रहा होता तो अभी यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मान लीजिए मेरे लिए ये है, तीसरा ऑप्शन मेरे लिए ये है। तो मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली है कि अगर मैं इस वीडियो को ना बना रहा होता तो सबसे पहले मैं क्या करता, कॉलेज में जाके पढ़ाता और पैसे कमाता। ठीक है, तो ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। जो सबसे बेस्ट है, ये वाली मेरे लिए सबसे बेस्ट है, इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? ये हो गई अब जनरल सेंस में। हम कुछ भी काम करते हैं तो हमने जो छोड़ा उस काम को करते वक्त, वो हो गई हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और कुछ एग्जांपल देख सकते हैं हम। जैसे आप कॉलेज जाते हैं, ठीक है,
तो जब आप जिस टाइम आप कॉलेज जा रहे हैं उस टाइम आप और भी काम कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉलेज की जगह अपना बिजनेस करके पैसे कमा सकते थे। क्लियर? तो ये क्या हो गई आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। नाउ सपोज मैंने कुछ पैसे रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो जब मैंने कुछ पैसे रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट कर दिए तो मेरे से कुछ शेयर्स छूट गए होंगे जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने रिलायंस को सिलेक्ट किया। मान लेते हैं मैंने TCS में छोड़ दिया, सेलेक्ट नहीं किया, तो इसमें जो रिटर्न मेरे को मिलती, इससे जो रिटर्न मेरे को मिलती वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी मैंने रिलायंस की रिटर्न को एक्सेप्ट कर लिया और इसको छोड़ दिया, तो ये क्या हो गई मेरे लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में कि यहाँ पे मैं मैंगो और बनाना प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं बनाना की जगह यहाँ पर राइस भी तो प्रोड्यूस कर सकता था, मैं यहाँ पर वीट भी तो प्रोड्यूस कर सकता था, मैं यहाँ पे एप्पल भी तो प्रोड्यूस कर सकता था, मैं यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, बनाना प्रोड्यूस किया। तो जब मैं बनाना प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मेरे से बहुत सारे प्रोडक्ट छूट गए। तो अगर मैं इसको प्रायोरिटाइज़ कर लूँ, फॉर एग्जांपल राइस मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, इसके बाद वीट दूसरे नंबर पे, एप्पल तीसरे नंबर पे, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, मेरे लिए राइस जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। तो इन जनरल सेंस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़रूरी नहीं है कि मॉनेटरी टर्म्स में ही हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, वो वाली कॉस्ट जो हमने छोड़ दी, ठीक है। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन माने मतलब कि हमने जो काम सेलेक्ट किया है अभी, उसे करने के लिए जो हमने बेस्ट ऑल्टरनेटिव छोड़ दिया उसको हम क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इस एग्जांपल के केस में अगर आप देखें कि हमने क्या किया, बनाना को बनाने के लिए मैंगो की कुछ यूनिट्स को छोड़ दिया है। यहाँ पे देखिए एक एडिशनल यूनिट अगर हमने बनाना की बनानी है तो हमें एक मैंगो ट्री को छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए ध्यान दीजिए, जब मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहा था तो मैं एक की बात नहीं कर रहा था। यहाँ पे मैं क्या बात बोल रहा हूँ कि जैसे ही मैंने एक बनाना ट्री को इंक्रीज़ किया तो मेरे को एक मैंगो ट्री को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर से मैंने एक बनाना ट्री को इंक्रीज़ किया तो अब की बार मुझे दो को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अलग क्या है, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि जब हम एक कमोडिटी को सेक्रीफाइस करते हैं, क्यों, जब हमें दूसरी कमोडिटी का एक यूनिट इंक्रीज करना हो। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स sacrificed of a commodity to gain an additional unit of other commodity। यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि वो सारी यूनिट्स जो हमने सेक्रीफाइस कर दी, किस लिए सेक्रीफाइस कर दी, दूसरी कमोडिटी को गेन करने के लिए, दूसरी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट को बढ़ाने के लिए, इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन अगर आप इस एग्जांपल में देखेंगे, इस कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना बहुत ईजी हो गया। कैसे कि मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, एक बनाना ट्री को इंक्रीज़ कर रहा हूँ और कुछ मैंगो ट्री को डिक्रीज़ कर रहा हूँ, फिर से एक को इंक्रीज़ किया, फिर से डिक्रीज़ किया कुछ को, तो हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही बनाना ट्री को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरा मार्जिनल कॉस्ट मैंने बहुत इजीली निकाल लिया, एक को इंक्रीज़ किया तो जो डिक्रीज़ किया वो ये नंबर आ गए। लेकिन अगर ये एक की जगह दो होता, इंक्रीज़ तीन होता, चार होता, यानी एक इंक्रीज़ ना होके ज़्यादा नंबर में इंक्रीज़ होता, तो कैसे निकालते हैं, तो इस MOC को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का तरीका है
डेल्टा यूनिट्स सेक्रीफाइज्ड अपॉन डेल्टा यूनिट्स गेन्ड। यानी ऊपर हम वो चेंज रखेंगे जो हमने सेक्रीफाइस किया और नीचे वो वाला चेंज रखेंगे जो हमने गेन किया। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे ही हमने एक यूनिट को इंक्रीज़ किया, यानी एक यूनिट क्या करनी है, हमें डिवाइड में डालनी है। जो हमने गेन किया वो क्या करना है, डिवाइड में डालना है। और न्यूमरेटर में क्या करना है, जो हमने सेक्रीफाइस किया, तो 1 हमने सेक्रीफाइस किया। ऐसे ही हमने फिर से एक और यूनिट को इंक्रीज़ किया, गेन किया, और 2 यूनिट को सेक्रीफाइस किया, तो 2/1। ऐसे ही फिर से एक और यूनिट को इंक्रीज़ किया और 3 यूनिट को डिक्रीज़ किया, तो 3/1। ऐसे ही 4/1, 5/1, 6/1। तो ये जो MOC मैंने निकाली है वो इस फॉर्मूले से निकाली है। तो जब आपको ये 1-1 का गैप ना हो, अलग गैप हो, 3 का गैप हो, 4 का हो, तो हमें पर यूनिट निकालना पड़ेगा। तो पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला है ये MRT। MRT और MOC दोनों सेम चीज़ है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट यही होता है। ठीक है, सेम चीज़ है, बस फॉर्मूला दे दिया गया है। जब हम इसको रेशियो में लिख देते हैं तो इसको हम बोल देते हैं MRT। MRT का मतलब होता है, MRT होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यानी हम किस रेट से एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने एक बनाने के लिए 2 को सेक्रीफाइस किया। ठीक है, तो हम क्या करते जा रहे हैं, मैंगो को बनाना में ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हैं। फिर एक और बनाना बनाया तो हमने 3 मैंगो को सेक्रीफाइस कर दिया, यानी 3 मैंगो को हमने एक बनाना में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो MRT का क्या मतलब होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम किस रेट से एक प्रोडक्ट को दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, मैंगो को हम बनाना में ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हैं, इसलिए हमने इसको नाम दिया है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब अगर आप इस MOC को इस ग्राफ पे देखना चाहते हैं तो ग्राफ पे कैसा दिखता है, ये देखिए। एक पॉइंट ये है हमारे पास, दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है, ठीक है। ये क्या है, किया है मैंने, पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया है उनके एक्सिस से। अब यहाँ पे देखेंगे आप, MOC क्या है, MOC है, मैंने क्या बोला, MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कि एक यूनिट को इंक्रीज करने से जो हमने डिक्रीज किया है दूसरी वाली कमोडिटी को, वो क्या है हमारा MOC। यानी एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए हमने कुछ सेक्रीफाइस किया, तो जो सेक्रीफाइस किया वो क्या है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ग्राफ में हम देखेंगे क्या सेक्रीफाइस किया। सपोज हम 1 से 2 पे गए, तो 1 से जब हम 2 पे गए तो हमने सेक्रीफाइस कितना किया, यहाँ से लेके यहाँ तक सेक्रीफाइस कितना किया हमने, ये वाला पार्ट। अब जैसे हम 2 से 3 पे गए तो हमने सेक्रीफाइस कितना किया, ये वाला पार्ट। ठीक है, 18 से 15 पे चले गए। जैसे ही हम 3 से 4 पे गए तो हमने सेक्रीफाइस कितना किया, 15 से 12 पे आ गए, तो ये वाला पार्ट। ठीक है, फिर क्या किया हमने, जब हम 4 से 5 पे गए तो क्या किया हमने, ये वाला पार्ट सेक्रीफाइस किया। तो MOC क्या है, वो वाला पार्ट जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 5 से 6 पे गए तो ये वाला पार्ट। ठीक है, अब आप ध्यान से एक पैटर्न समझेंगे कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट इंक्रीज करते जा रहे हैं एक एक, वैसे वैसे ये MOC जो है, ये MOC जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। देखिए आप, ये लाइन जो है ये इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये जो MOC है, अगर आप यहाँ पे भी देखें, पहले 1 थी,
फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ये क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज होती जा रही है। यानी हमारी एमओसी जो है, एमओसी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब ये इंक्रीज ही क्यों हो रही है, इसका रीज़न समझते हैं। ठीक है, इसका रीज़न समझते हैं हम उसी वाले एग्जाम्पल से। ये जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे। अब इस एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि मैंगो का प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास 5 लेबर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, उनके कुछ नाम रखता हूँ। तो रखे मैंने नाम 1, 2, 3, 4, 5। और इस बनाना को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास अलग से 5 लेबर थी, जिसका नाम रखा मैंने 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब ये मैंने अरेंज किए हुए हैं किस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में ये प्रोडक्शन करते हैं। यानी जो 1 है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, 2 उससे कम, 3 उससे कम, 4 उससे कम और 5 सबसे कम। इसमें भी सेम वही चीज़ है, 6 सबसे ज़्यादा, 7 उससे कम, 8 उससे कम, 9 उससे कम, 10 उससे कम। ठीक है, मैंने इनको लाइन से लगा दिया है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने क्या किया था कि मुझे बनाना का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना था, लेकिन हमारे पास क्या थे, लिमिटेड रिसोर्सेज थे। तो उसी लिमिटेड रिसोर्सेज को मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो अब जब प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, ज़्यादा ज़मीन पे करना है, तो मुझे लेबर भी ज़्यादा लगेगी। तो लेबर मेरे पास यही है, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इस मैंगो के प्रोडक्शन में जो लेबर लगी है उसी को मैं बनाना के प्रोडक्शन में ट्रांसफ़र करूँगा। ठीक है, तो आप सोचिए खुद कि जब मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या मैं सबसे अच्छा वाला आदमी यहाँ पे भेज दूँगा? नहीं ना, क्योंकि मुझे बनाना तो सिर्फ एक ही प्रोड्यूस करना है एक्स्ट्रा। तो उसके लिए मैं अपना सबसे अच्छा वाला, सबसे एफिशिएंट मैंगो प्रोडक्शन करने वाला उसको थोड़ी ना वहाँ भेजूँगा। तो मेरे पास जो सबसे बेकार, सबसे कम अच्छा काम करता है, जो सबसे कम एफिशिएंट है मैंगो के प्रोडक्शन में, उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 ले आया और यहाँ से 5 को हटा दिया। ठीक है, तो इसका एक प्रोडक्शन बढ़ा है और इसका थोड़ा सा ही नुकसान हुआ है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि एक और प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया बनाना का। ठीक है, तो और प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए क्या करूँगा, मैं फिर से और लेबर भेजनी पड़ेगी, वहाँ पे ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। तो अब मैं क्या करूँगा, क्या 1 को भेज दूँगा, 2 को भेज दूँगा, 3 को भेज दूँगा? नहीं, मैं सबसे कम एफिशिएंट वाले को भेजूँगा। अब की बार मैं 4 को भेजूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ने तो एक ही बनाना का प्रोडक्शन किया, लेकिन यहाँ पे तो बहुत कमी आ गई होगी। पहले वाले से 5, ये मान लेते हैं अगर 10 की प्रोडक्शन करता है तो 4 इससे ज़्यादा करता होगा, 15 करता होगा लगभग। ठीक है, तो पहले तो 10 की कमी आई, कम की कमी आई, लेकिन अब की बार ज़्यादा की कमी आई होगी। तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एमओसी इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज को, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन्हीं को हम दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, हमारा बार बार एमओसी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। एमओसी यानी सेक्रीफाइस जो कर रहे हैं हम, वो बार बार इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हमारे धीरे धीरे करके एफिशिएंट लेबर जो है वो वहाँ ट्रांसफ़र होती जा रही है। तो इसका जो प्रोडक्शन है, मैंगो का जो प्रोडक्शन है, वो तो कम होता जाएगा लगातार। तो इसलिए जो हमारा एमओसी है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो एमओसी है ये बार बार क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, तो इस कर्व को हम कहते हैं, इसकी शेप जो है वो है कॉनकेव शेप। ठीक है, इस प्रोडक्शन कर्व की शेप क्या है, कॉनकेव शेप है। क्यों है ये कॉनकेव शेप? कॉनकेव शेप ये इसलिए है क्योंकि एमओसी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। लेकिन अगर एमओसी कांस्टेंट हो जाए, इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले एमओसी हमारा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा था। लेकिन अब क्या कह रहा हूँ मैं, एमओसी कांस्टेंट हो जाए। अब की बार एमओसी हो जाए 1, 1, 1, 1, 1, 1, तो क्या होगा, अगर एमओसी कांस्टेंट रह जाती है तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये भी क्या है, पीपीसी। और अगर हमारी एमओसी क्या हो जाती है, अगर हमारी एमओसी डिक्रीज़ होने लगती है, यानी 5, 4, 3, 2, 1 इस टाइप से हो जाए, तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा बनेगा, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स शेप। ठीक है, ये क्या है, पीपीसी ही है लेकिन कॉन्वेक्स शेप।
तो हमारा MOC ही डिसाइड करता है कि PPC की शेप क्या होगी। यानी अगर MOC इंक्रीजिंग होगा तो शेप कैसी बनेगी, कॉनकेव। अगर MOC डिक्रीजिंग होगा तो शेप कैसी बनेगी कर्व की, कॉन्वेक्स। और MOC कांस्टेंट होगा तो शेप कैसी होगी हमारी, स्ट्रेट लाइन। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो MOC पे डिपेंड करता है कि PPC की क्या शेप होनी चाहिए। तो इन जनरल हमारा जो PPC होता है वो कॉनकेव शेप का होता है, क्योंकि हम क्या पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं, ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को ही ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं दूसरे का प्रोडक्शन करने के लिए। अब जो मैंने एग्जांपल लिया था कि हमारे पास 100 एकड़ ज़मीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, उस पर हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे मैंगो का और बनाना का 50-50 एकड़ में, ठीक है। और 5 लेबर मेरे पास यहाँ पे थी, 5 लेबर मेरे पास यहाँ पे थी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं इन पांचों में से 2 को मना कर दूं या बैठा दूं और इनमें से इन 2 को बैठा दूं तो क्या होगा, मेरे प्रोडक्शन पे फ़र्क आएगा, ठीक है। ये लोग मिलके ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे होंगे, ये लोग मिलके ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे होंगे, और जैसे ही मैं क्या करूं, इनको बैठा दूं, इनको मना कर दूं काम करने से, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो यानी कि अगर मेरा PPC ये था, ये क्या है PPC, इस पे क्या होते थे, वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते थे जो सारे गिवन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके जो प्रोडक्शन हम डू गुड्स का कर पाते थे, वो क्या बनता था, हमारा PPC बनता था। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने अपने रिसोर्सेज को जानबूझ के कम यूटिलाइज़ किया, ठीक है। मैंने अपने जो लेबर थे उनको क्या बोल दिया, आप काम मत करो, तो ये गारंटी है कि प्रोडक्शन अब जो होगा वो इससे तो कम ही होगा, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है उससे कम होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे हो सकता है, 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 ठीक है। तो जब भी हम अपने रिसोर्सेज को कम यूटिलाइज़ करते हैं या अंडर यूटिलाइज़ करते हैं तो क्या होता है कि हमारा प्रोडक्शन इसके अंदर होता है, इन पॉइंट्स में होता है, कहीं भी हो सकता है। तो यानी कि जब भी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जब भी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, एफिशिएंटली नहीं होगा, जो प्रोडक्शन होना चाहिए था वो नहीं होगा। यानी कि मैं अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज करूं तो क्या हो जाएगा, मेरा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एक्चुअल लेवल से मेरा प्रोडक्शन कम हो जाएगा अगर मैं अपने रिसोर्सेज को कम यूटिलाइज़ करूं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जो ये मेरे पास 100 एकड़ था उसमें से मैं सिर्फ 80 एकड़ ही यूज़ कर रहा हूं, तो मेरे पास 20 एकड़ फालतू ज़मीन पड़ी है, उस पर मैं काम नहीं कर रहा हूं। तो जो प्रोडक्शन मेरा 100 पे हो सकता था उतना प्रोडक्शन 80 में तो होगा नहीं, तो क्या होगा, प्रोडक्शन इसके अंदर होगा, ठीक है, इस पे नहीं होगा। तो ये सारे कौन से पॉइंट्स हैं, ये अंडर यूटिलाइज्ड पॉइंट्स हैं। तो ये सारे पॉइंट्स कौन से हैं, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो हमें ये दिखा रहे हैं कि रिसोर्सेज जो है हमने वो अंडर यूटिलाइज किए हैं। हमने क्या है, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इकोनॉमी में हमने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज किया है, इसलिए हम एक्चुअल प्रोडक्शन की बजाय प्रोडक्शन को कम कर पा रहे हैं, ठीक। अब क्या होता है कि मेरे पास जो 100 एकड़ ज़मीन थी जिसमें से 50 में मैंगो थे और 50 में बनाना थे, 5 लेबर थी यहाँ पे, 5 लेबर थी यहाँ पे। अगर मैं लेबर को इंक्रीज़ कर दूँ, 6 कर दूँ, और इसकी लेबर को इंक्रीज़ कर दूँ तो क्या होगा, दोनों की लेबर को क्या किया मैंने, इंक्रीज़ कर दिया। तो पहले से प्रोडक्शन ये मैंगो का है, ये बनाना का है, पहले PPC ये हुआ करता था हमारा, इसको बोल देते हैं A डैश, ठीक है।
तो पहले प्रोडक्शन किससे होता था, 5 लेबर यहाँ पे थी, 5 लेबर यहाँ पे थी, तो यहाँ पे प्रोडक्शन होता था ए डैश पे। लेकिन अब क्या बोला मैंने, दोनों में एक एक लेबर इंक्रीज़ कर दिया। तो जब दोनों में एक एक लेबर इंक्रीज़ कर दिया तो दोनों प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। तो अब क्या होगा कि पीपीसी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। और अगर मैं 5 की जगह ये 3 लेबर कर दूं और यहाँ पे भी 5 की जगह 3 लेबर कर दूं तो क्या होगा, पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा अंदर की तरफ। इसको हम कहते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्लियर। तो यानी कि जब हम रिसोर्सेज को और ऐड कर देंगे, दोनों के रिसोर्सेज को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होना चाहिए, तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हम दोनों के रिसोर्सेज को कम कर दें तो क्या होगा, हमारा पीपीसी अंदर की तरफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो जाएगा, हमने रिसोर्सेज वापस ले लिए। अब मैं क्या करूं कि 5 लेबर मेरे पास यहाँ पे थे, 5 लेबर मेरे पास यहाँ पे थे, ठीक है। मैंने क्या किया, सिर्फ इसके लेबर को 2 कम करके 3 लेबर कर दिया। तो अब क्या होगा पीपीसी के साथ, ये क्या थे, मैंगो और ये बनाना। पहले पीपीसी हमारे पास ये था। क्लियर। मैंने क्या बोला, सिर्फ मैंगो के लेबर को कम कर दिया है, उसके वहीं के वहीं है, तो यानी मैंगो का प्रोडक्शन कम हुआ होगा। तो जब मैंगो का प्रोडक्शन कम हुआ होगा तो ये क्या होगा, अंदर की तरफ रोटेट हो जाएगा। बनाना का प्रोडक्शन वहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ रोटेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ रिसोर्सेज किसके कम किए हैं, सिर्फ मैंगो के रिसोर्सेज कम किए हैं, इसलिए पीपीसी अंदर की तरफ रोटेट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं लेफ्टवर्ड रोटेशन। ये क्या हुआ है, रोटेट हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था। इसी तरीके से अगर मैं इसको कांस्टेंट रखूँ और इसको कम कर दूँ तो क्या होगा। अब की बार मैं क्या चाहता हूँ, बनाना को कम करेंगे। मैंगो की लेबर सेम है 5 और बनाना की लेबर मैंने क्या कर दी, अब की बार 3 लेबर कर दिए बनाना की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बनाना का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और मैंगो का वही रहेगा। तो ये क्या हो गया, लेफ्टवर्ड रोटेट हो गया, रोटेशन है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट के रिसोर्सेज को कम किया है। तो जब भी मैं किसी एक प्रोडक्ट के रिसोर्सेज को कम करता हूँ तो हमारे पास क्या आता है, रोटेशन आता है। और जब मैं दोनों प्रोडक्ट के रिसोर्सेज को कम या ज़्यादा करता हूँ तो क्या होगा, मेरे पास शिफ्ट होगा। तो शिफ्ट और रोटेशन में फ़र्क समझ लीजिए कि जब भी दोनों प्रोडक्ट के रिसोर्सेज को चेंज किया जाएगा तो शिफ्ट होगा, और एक प्रोडक्ट के रिसोर्सेज को चेंज किया जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास रोटेशन। अब हम बात करते हैं assumptions of PPC। जब हम PPC बना रहे थे तो उससे पहले, उसे बनाने से पहले हमने कुछ बातें अज्यूम कर ली थी। और अज्यूम क्यों की थी, क्योंकि हमें उस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना था, इसलिए हमने कुछ बातें अज्यूम कर ली थी, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो हमने अज्यूम की थी वो थी विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज only 2 goods can be produced। ठीक है, जितने भी हम रिसोर्सेज हमें दिए गए थे उससे हमने सिर्फ 2 गुड्स का ही प्रोडक्शन किया था। अगर आप पीपीसी पे देखें बार बार तो हमारे पास क्या है, 2 ही गुड्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने क्या लिया था, बनाना और मैंगो। क्यों हम ऐसा क्यों करते हैं, सिर्फ 2 ही गुड्स क्यों लेते हैं? 2 गुड्स हम इसलिए लेते हैं क्योंकि चीज़ें सिंपल हो जाएं, कॉम्प्लेक्स ना रहे। क्योंकि हमारे पास ग्राफ सिर्फ 2D है तो समझाने के लिए हम 2 ही प्रोडक्ट रखते हैं। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से अगर आप और प्रोडक्ट से साथ भी ये चीज़ करें तो रिज़ल्ट क्या होगा, सेम होगा। तो हम सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ही 2D ग्राफ है समझाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 ही गुड्स को रखते हैं।
बाकी गुड्स के साथ भी अगर आप ये काम करेंगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा। दूसरा एजम्पशन है द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर फिक्स्ड but it can be transferred from one product to another। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो तो फिक्स्ड हैं, ये बात हमें समझ में आ गई, हमने फिक्स रखे थे, चेंज नहीं कर सकते हम वो, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया था, रिसोर्सेज को हम ट्रांसफ़र कर पा रहे थे कि एक प्रोडक्ट का, एक कमोडिटी का अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे के रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र कर लेते थे। तो हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये फिक्स्ड ही रहेंगे, ठीक है, एक टाइम पर फिक्स्ड ही रहेंगे। तीसरा अजम्पशन है resources are not fully efficient in production of both the goods। कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमने जो रिसोर्सेज रखे थे वो अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो 5 लेबर है ये एफिशिएंट है मैंगो बनाने में, और ये 5 लेबर किस में एफिशिएंट है, बनाना बनाने में, ठीक है। लेकिन ये जो 5 लेबर इसमें एफिशिएंट है वो इसमें एफिशिएंट नहीं है उतने ही, इसीलिए तो हमारा क्या एमओसी इंक्रीज़ हो रहा था, सेक्रीफाइस हमारा बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि जो इसमें एफिशिएंट है वो इसमें एफिशिएंट नहीं है। तो अगर यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ के प्रोडक्ट वो कम बना पाएगा। तो यानी कि रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स, दोनों गुड्स में वो सेम काम, सेम एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकता। फोर्थ अजम्पशन है द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज्ड और यूटिलाइज्ड। कि हमने जितने भी रिसोर्सेज लिए हैं उनका हमने सारा यूज़ किया है। मतलब कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे थे मैंगो और बनाना का तो हमने क्या ध्यान रखा था कि 5 के 5 लेबर यहाँ पे काम कर रहे हैं, 5 के 5 लेबर यहाँ पे काम कर रहे हैं, 50% यहाँ पे काम हो रहा है, 50% मैंगो में काम हो रहा है। तो हमने क्या किया, पूरे 100 एकड़ का यूज़ किया था, यानी पूरे रिसोर्सेज का यूज़ किया था, तब प्रोडक्शन किया था। तो प्रोडक्शन में क्या होना चाहिए कि हमें रिसोर्सेज को फुल्ली और एफिशिएंटली यूज़ करना है, सारे के सारे रिसोर्सेज अच्छे से और पूरी तरीके से यूज़ हो जाने चाहिए। फिफ्थ अजम्पशन है हमारे पास, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड कांस्टेंट। हमने जो टेक्नोलॉजी मानी है उसको हमने क्या माना है, कांस्टेंट है। तो जब तक हम प्रोडक्शन कर रहे हैं एक टाइम पे, उस टाइम पे हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है। उस टाइम पे अचानक से टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो ये थे वो 5 अजम्पशंस जिसके बेसिस पे हमने पीपीसी को ड्रॉ किया था।